400 MCQ की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, कि 51 से क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे 100 तक। 51 जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात कर रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा भाग है जो सही रूप से भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। अब इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला पार्ट ए को बोला जाता है, पार्ट 3 को, पार्ट 4 को या पार्ट 4A को। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 3 के बारे में पढ़ा होगा तो पार्ट 3 किसके बारे में बात करता है, अगर हम देखें तो पार्ट 3 बात करता है किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स का मेंशन है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, ठीक है। भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है और इसे ही भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। वहीं पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, आपको मैंने बताया ही। पार्ट 4A किसके बारे में बात करता है, तो पार्ट 4A आपको बात करता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में, और पार्ट 4 बात करता है DPSP के बारे में, ठीक है। तो ये चारों पार्ट के बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया। पार्ट 1 किसके बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि फंडामेंटल राइट, गिव मी अ सेकंड, हाँ फंडामेंटल राइट, चलो भाई, फंडामेंटल राइट इन इंडिया वर इंस्पायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत को में जो मौलिक अधिकार हैं किस देश से प्रेरित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिल ऑफ राइट्स है जो US का है, वहाँ से भारत का फंडामेंटल राइट वहाँ से प्रेरित है। एक तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिए गए हैं, DPSP लिए गए हैं। और वाइमर गणतंत्र से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होता है वो वाइमर गणतंत्र से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का कौन सा फीचर नहीं है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए, दे आर एब्सोल्यूट एंड अनरिस्ट्रिक्टेबल, मतलब वो पूर्णतः असीमित है, मतलब इनको असीमित है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा, दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय द्वारा बदला जा सकता है। तीसरा, दे कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, मतलब उन्हें पार्लियामेंट द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है। चौथा, दे एक्ट एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव टायरेनी, वे कार्यपालिका की निरंकुशता पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है, ठीक है, नहीं, नॉट, ठीक। अब अगर आपको पता चले कि दे आर जस्टिसिएबल, तो आपको पता होना चाहिए भाई फंडामेंटल राइट में बहुत सारे जुडिशल जजमेंट आए हैं, केशवानंद भारती आया, बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए। इसके अलावा अगर आपने देख रखा होगा आर्टिकल फादर स्टैनलेस बनाम भारत संघ आर्टिकल 25 पे आया, तो कहीं ना कहीं उस पर डिसीजन आए, तो जस्टिसिएबल तो है, ठीक है। दूसरा, दे कैन अमेंडेड, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया, अलग अलग चीज़ों को शामिल किया। आपको पता होगा कि बाद में अगर आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया, तो जाहिर सी बात है कि अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं। तीसरा, चेक करते एग्जीक्यूटिव टायरेनी को, मतलब कार्यपालिका को निरंकुशता नहीं कर सकती है, मतलब जैसे आपने आर्टिकल 20 और 21 के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता है किसी को बिना कानून बनाए जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर कंट्रोल करते हैं। पहला जो है, दे आर एब्सोल्यूट, मतलब ये एब्सोल्यूट है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इनको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पे गलत है, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से फंडामेंटल राइट में निलंबन नहीं किया जा सकता। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 19, 20, 20, 21, 21, 22 या 14 और 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिले कौन सा, 20 और 21। अब अगर आपने किसके बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पढ़ा है, 1978 में हुआ था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बात हुई थी, इसमें ये बात हुई थी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, इनका जो आप कहें ना, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को आपातकाल में भी जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 20 आर्टिकल बात करता है अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में, वहीं आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए।
तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 12 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब आर्टिकल 12 के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मतलब आर्टिकल 12 के बारे में आपको पता होगा, आर्टिकल 12 क्या बात करता है। आर्टिकल 12 स्टेट की डिफिनेशन देता है। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 में बात होती है कि राज्य कौन है। तो राज्य के बारे में बताया जाता है, इसमें कहा जाता है कि संघ मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इनके द्वारा कोई भी बनाई गई बॉडी वो राज्य है। लोकल अथॉरिटी राज्य है। LIC को भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य माना है। ONGC जैसी संस्थाएं जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उनको भी लीगल बॉडी माना गया है, ठीक है। तो इन सभी को क्या किया गया है, राज्य घोषित किया है किसने। अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी संस्थाओं को राज्य माना है। तो इनके बारे में पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इनको राज्य बोला जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या आ रहा है कि कौन से राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। LIC आता है, म्यूनसिपैलिटी पंचायत आता है, गवर्नमेंट आता है या ऑल ऑफ द एबव आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि इन सभी के पास अथॉरिटी की पावर होती है, गवर्नमेंट की जो लॉज उनको लागू करने की पावर होती है। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 12 में इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो किस किस आर्टिकल में स्टेट की परिभाषा, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 to 51 क्या है, DPSP है। तो आर्टिकल 36 में भी स्टेट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है आर्टिकल 36 के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द आर्टिकल। किस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। अब आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, 26 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन आर्टिकल में क्या क्या है। देखिए आर्टिकल 12 में क्या है, मैंने आपको बताया स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को लिमिट कर रहा है या वायलेट कर रहा है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये रिट की पावर बताता है, सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर बताते हैं आर्टिकल 32। सेम आर्टिकल 226 है, इसमें आप फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कौन कहता है, आर्टिकल 32 कहता है, 226 कहता है। तो 32 और 226 तो आपने देख लिया। अब बात है जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, अगर आपसे मैं पूछूं तो जुडिशियल रिव्यू क्या कहलाता है। एक तो पहली बात ये किसी लॉ को ये देखना कि वो नल एंड वाइड तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाया गया है। दूसरा कि अपने ही डिसीजन को फिर से रिव्यू करना, ये दोनों पावर जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब अगर हम इनके बारे में पूछा जाए आपसे कि इन चारों में से किस में वो पावर दी गई है, तो जाहिर सी बात है किस में दी गई है, आर्टिकल 13 में वो पावर दी गई। तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम जुडिशरी को मिलती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होनी चाहिए। और अगर हम इसके बारे में डिटेल से जानना चाहें तो इसमें एब्सोल्यूट जो वर्ड लिखे गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे अभी नहीं है ना, तो मैं आपको बताता कि आर्टिकल 13 में एक्चुअली ध्यान में मैं कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी ऐसा मामला कोई भी ऐसा कानून होता है, जैसे ये फंडामेंटल राइट है, इसको ये इतना भंग कर रहा है तो इस पार्ट को हटा दिया जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट को लिमिट नहीं किया जा सकता है। मतलब देखिए किसी भी आवश्यकता पर किया जा सकता है किसी भी, लेकिन 20-21 को नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि ये मामला जो है कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा लाया गया है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत हटाया जा सकता है। अब आर्टिकल 13 में लॉ की परिभाषा भी दिया जाता है। आर्टिकल 13 लॉ की परिभाषा देता है कि यूनियन स्टेट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी लाया गया ऑर्डिनेंस, वो पूरा क्या कहलाता है, ये लॉ कहलाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब केशवानंद भारती मामला आया तो उसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कोई भी कानून बनाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को लिमिट किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोविज़न जो बेसिक डॉक्ट्रिन को हर्ट करते हो, है ना, जो बेसिक डॉक्ट्रिन को मूल संरचना प्रभावित करते हो, तो उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कर सकती है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आर्टिकल 13 में बोलता है। फिर बात आती है आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। ये किसके बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्टिकल 14 दो चीज़ों के बारे में बात करता है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता। दूसरा
विधियों का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक। अब इसको निगेटिव एस्पेक्ट बोला जाता है, वहीं इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट बोला जाता है। अब अगर हम बात करें तो पहला जो क्या कहना चाहता है, पहला ये कहना चाहता है कि साधारण कानून या कोई भी नॉर्मल लॉ के सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं, तो विधि रूल के सामने सभी व्यक्ति समान है। अब ये जो कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया है, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, विधि के समक्ष समानता, वो ब्रिटिश कानून से लिया गया है। तो ब्रिटिश एक जो लॉ है उसमें इस बात का मेंशन है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे कोई अंबानी हो चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। ये आर्टिकल 14 बात करता है। वहीं आर्टिकल 14 यह भी बात करता है कि विधियों का समान संरक्षण की ही बात करता है। मतलब क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है ही, लेकिन बिना भेदभाव के समान व्यवहार भी किया जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 14 इस बारे में भी बात करता है। और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, विधि का समान संरक्षण। यहाँ पे मैंने जो बताया विधि का समान संरक्षण, ये यूएस से लिया गया है, ठीक है ना, यूएसए से। अब एक और कन्फ्यूजन आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से ली गई, जो हमने पहले देखा भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि का समक्ष समता किससे, इक्वलिटी बिफोर लॉ किससे, ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 14 बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, उस पर पूरा एक लेक्चर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इतना ही आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। फिर बात आती है आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ओनली 5 स्पेसिफिक ग्राउंड, विच ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड इज नॉट वन ऑफ देम। तो अनुच्छेद 15 5 आधारों पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, इनमें से कौन सा नहीं है उसके अंतर्गत, ये आपको बताना है, ठीक। तो आपको क्या पता है नहीं कौन कौन सा नहीं है। पहला आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो ये तो है, तो ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा बात करते हैं मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं इसको। तीसरा जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता, तो ये भी बात है, यहाँ पे है जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। चौथा जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। पांचवा लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के, जाति के, लिंग के, जन्म स्थान, इन पांचों आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इसका सही आंसर क्या हो, जिसका सही आंसर होगा निवास। मतलब क्या है, निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। पब्लिक जो जॉब्स होती हैं उनमें वो चीज़ कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं मानी जाएगी, तो निवास के आधार पर ये किया जा सकता है। बहुत सारे लोकल लोगों को जॉब देने के लिए ऐसा किया जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केस भी आए थे, वो केस हम कभी देखेंगे जो फंडामेंटल राइट के केसेस का वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रेजिडेंट ध्यान रखना है, इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। बाकी धर्म के, रिलीजियस के, कास्ट के, प्लेस ऑफ बर्थ के और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2019 में किससे रिलेटेड है, किस चीज़ को उसने प्रस्तावित किया था। तो ओबीसी में 27% आरक्षण को लेके है, ईडब्ल्यूएस में 10% है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए है, या तो अल्पसंख्यकों पर अधिकार के संबंध में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के लिए इसको लाया गया। तो अब जब ये अमेंडमेंट लाया गया 103वां, तो 15(6) आर्टिकल जोड़ा गया और 16(6) आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है। 16(6) में रोजगार के संबंध में जोड़ा गया और 15(6) में एजुकेशन के संबंध में आर्टिकल जोड़ा गया। तो 15(6) क्या कहता है, 15(6) कहता है कि जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे 10% आरक्षण का प्रावधान होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है ना, जो SC ST OBC में नहीं आते उनके लिए, ठीक। ये हो गया किसके बारे में, 15(6) के बारे में। और 16(6) किसके बारे में बात करता है, तो 16(6) में ये जोड़ा गया कि भाई जो जॉब्स होती हैं उनमें क्या किया जाएगा, 10% का आरक्षण यहाँ पे प्रावधान किया जाएगा। तो इससे पहले 102वां संविधान संशोधन हुआ था, 103वां, जिसमें OBC के बारे में बात की गई थी, और इसमें बात की गई किसके बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात की गई, ठीक है। चलिए, ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचान के लिए अधिकतम पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना अगर पैसा है तो वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए क्रीमी लेयर की भी राशि है जो OBC के लिए भी है, और यही राशि किसके बारे संबंध में, OBC ईडब्ल्यूएस के संबंध में भी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिजेक्टेड 10% रिजर्वेशन ऑफ पुअर सेक्शन इन 1992। 1992 में किस सुप्रीम कोर्ट निर्णय ने 10% आरक्षण को अस्वीकार किया, ये आपको बताना है, ठीक है। केशवानंद भारती मामला, इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल मामला, गोलकनाथ मामला। अब देखिए, जब 27% का आरक्षण लागू किया गया था, है ना, OBC के संबंध में, उसी दौरान एक जजमेंट रहे
एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का तो 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए भी दिया गया था, लेकिन इस जनरल कैटेगरी का जो आरक्षण उसे निराधार बताया गया इंदिरा साहनी मामले में। ठीक है, तो इंदिरा साहनी मामला आया जब मंडल मामले के दौरान, जिसमें ये बताया गया कि 10% आरक्षण को अस्वीकार किया जाएगा, या साथ ही यह भी बताया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह भी इंदिरा साहनी मामले में ही बात की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु चेयर द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे, काका कालेकर थे, जगजीवन राम थे, न्यायमूर्ति रोहिणी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका काका कालेकर। काका कालेकर आयोग बनाया गया था 1953 में, ये जांच करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस कितनी हैं। फिर बीपी मंडल आयोग बनाया गया, 27% आरक्षण के संबंध में कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, पता चला कि 51% जो जातियाँ हैं ओबीसी जातियाँ हैं भारत में, तो इनको 27% आरक्षण की सिफारिश की काका कालेकर ने। जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो प्रॉपरली वर्गीकृत हुआ है, क्लासीफाई हुआ है, सभी पद पहुंचा है नहीं पहुंचा, ये इंश्योर करने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला आर्टिकल है विच आर्टिकल अबोलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। पहला है आर्टिकल 14 है, दूसरा आर्टिकल 15 है, तीसरा आर्टिकल 16 है, चौथा आर्टिकल 17। अब इसमें कौन सा अनटचेबिलिटी को फॉरबिड्स करता है? तो ऑब्वियस है, आपने पढ़ा भी होगा, आर्टिकल 17 बात करता है। आर्टिकल 17 बात करता है कि अनटचेबिलिटी को हटाया जाएगा। यूपीएससी 2020 में ये स्टेटमेंट भी आया था। ठीक है ना, साथ ही इसको लेके एक एक्ट बनाया गया 1955 में। ठीक है ना, अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट 1955, और बाद में 1776 में इसको अमेंडमेंट करके सिविल्स राइट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल्स राइट एक्ट बना दी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बना दिया गया। अब अगर आप बात करें तो अनटचेबिलिटी शब्द को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषा किया गया है, ना ही किसी भी एक्ट में, ना ही किसी अमेंडमेंट में। तो अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है, तो ऐसी कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, मैसूर हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि आर्टिकल जो 17 है ये देश की जो ऐतिहासिक चीज़ों में जो गलत चीज़ें हैं उसके माध्यम से डेवलप हुआ है ना, और इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये मैसूर हाई कोर्ट ने डिसीजन जरूर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17 हो जाएगा। अगला आर्टिकल हम देखेंगे किसके बारे में। अगला आर्टिकल यहाँ पे अंडर विच आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टेट नॉट कन्फर। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राज्य क्या प्रदान नहीं कर सकता? तो मिलिट्री डिस्टिंक्शन प्रदान नहीं कर सकता, एकेडमिक डिस्टिंक्शन, हेरिडेटरी टाइटल एंड पद्मश्री। इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें अगर आप बात करें तो आर्टिकल जो 18 बात करता है उपाधियों का अंत के बारे में, जो राजा, राव साहब, राव सुल्तान, ये सब जो उपाधियाँ हुआ करती थी उसको रिमूव करने की बात करता है आर्टिकल 18। और इसको लेके एक मामला भी आता है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का मामला 1996 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो अवार्ड हैं इनको उचित ठहराया गया। ये क्या है? उपाधियाँ नहीं है, ये अवार्ड है ना, इनको ये बोला गया। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार, इनको वैध कर दिया गया। बाकी सारी चीज़ जो हैं, राय बहादुर है, राय साहब है, दीवान बहादुर है, जो कुलीनता कहते हैं, महाराजा है, ऐसी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 18 के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? वंशानुगत उपाधियाँ। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर करंटली गारंटी अंडर आर्टिकल 19। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी गई है? अब ये आपको पता है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। मूल रूप से 7 थे। ठीक है, मूल रूप से बाद में अगर आप देखोगे कि एक फंडामेंटल राइट को हटाया गया है, जो कौन सा था? जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बाकी अगर हम बात करेंगे अब तो सही आंसर क्या था? मूल रूप से अगर देखा जाए तो 7 थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कितने? 6 हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन आर्टिकल को इतना डिटेल से देखना भी ठीक नहीं है। आर्टिकल 19 का हम अलग अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हाँ, आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करते हैं ये और आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट टू प्रेस है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू साइलेंस है ना, ध्वज फहराने का अधिकार है,
इसके अलावा जो अगर आप बात करोगे उत्तर देने का अधिकार, सोशल मीडिया का अधिकार, ये सारी जो राइट्स हैं आपको 19 आर्टिकल में मिलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब आपको आर्टिकल 19 में मिलते हैं। अब बात आती है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, तो आर्टिकल 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 19(1)(a) में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है ही, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, किसी राजनीतिक दल द्वारा बंद के विरुद्ध अधिकार भी इसमें दिया गया है, चुप रहने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी लेने का अधिकार है, फिल्म वगैरह दिखाने का अधिकार इसी में आपको मिल जाता है। तो आर्टिकल 19(1)(a) में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन फ्रीडम ऑफ असेंबली रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड, सभा की स्वतंत्रता किस आधार पर युक्त संगत है, ये किस में दिया गया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा किसको, आर्टिकल 19(3) को पढ़ा होगा, तो 19(3) में ये बात होती है कि सभा पर, राज्य को सभा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। कोई सभा ऐसी है, लेकिन सभा कैसी होनी चाहिए, अगर कोई हथियार वाली सभा है, देश के विरुद्ध कोई सभा आयोजित की जा रही है, तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे संप्रभुता है, अखंडता है, पब्लिक ऑर्डर है, या कोई भी ऐसी मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक है कि रोड जाम कर रखा है उन्होंने भाई 2 दिनों से, तो यहाँ पे इन सबको आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 68 यहाँ पर है, विच सेक्शन ऑफ CRPC अलाउ द मजिस्ट्रेट टू रिस्ट्रेन एन असेंबली इफ देयर इज रिस्क ऑफ डेंजर ह्यूमन लाइफ। CRPC की कौन सी धारा मजिस्ट्रेट को सभा को रोकने की अनुमति देती है यदि मानव जीवन को खतरा हो, ठीक है। आर्टिकल 141 है, सेक्शन 144, 124A है, 302 है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा बी। धारा 144 में बात करती है कि कोई भी, धारा 144 लगाते हैं ना, कोई भी ऐसे सार्वजनिक व्यवस्था के समक्ष खतरा देखने को मिलता है, तो धारा 144 के तहत मामला लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 रेफर विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 19 में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, किस आर्टिकल में दी गई है, ये क्या बताया। तो देखो आर्टिकल 19(1) में तो आप ए में तो आपने देख लिया, 19(b) में क्या है, 19(b) में अगर आप देखोगे, 19(b) में ऑर्गेनाइजेशन करना है ना, संगठन करना, सभा करना, इस सब का अधिकार 19(b) में दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आर्टिकल 19(c) में क्या दिया गया है, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, कोई व्यक्ति यूनियन बना सकता है ना, जैसे यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी को गठित कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बात होती है किसके, आर्टिकल 1(c) में, 19(c) में। फिर 19(d) में किसके बारे में बात होती है, 19(d) में बात होती है कोई व्यक्ति किसी राज्य में घूम सकता है, वहाँ पे जाकर ट्रैवल कर सकता है, रह सकता है, 19(d) बात करता है। 90(e) बात करता है किसके बारे में, कोई व्यक्ति कहीं जाकर निवास कर सकता है, रुक सकता है, इसके बारे में बात करता है 19। तो अगर आप देखोगे तो आर्टिकल गमन की स्वतंत्रता या फ्रीडम टू मूवमेंट, वो किस में बात हो रही है, तो आर्टिकल 19(b) में बात हो रहा है, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, देश के अंदर घूमने की बात होती है। ये फंडामेंटल राइट, देश के बाहर जाने का राइट फंडामेंटल राइट, हालांकि विदेश जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल है। ये इंदिरा साहनी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इंदिरा साहनी मेनका गांधी मामले में बोला था, विदेश जाने का अधिकार वाली बात। लेकिन जो अंदर की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 21 में देश से बाहर जाने की स्वतंत्रता है और 19 में देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, विच वाट डच नो एक्स फैक्टो लॉ अंडर द आर्टिकल 20 मीन्स। आर्टिकल 20 के अंतर्गत एक्स फैक्टो लॉ नहीं है, इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या, ये आपको बताना है, ठीक। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस इन द सेम क्राइम। आर्टिकल 20 क्या बात करता है, अगर हम देखें आर्टिकल 20 के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आर्टिकल 20 दो बारे में बात करता है। देखिए सभी सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होती हैं, है ना, मतलब क्या, दोहरी क्षति, नो ड्यूअल जियोपार्डी, मतलब किसी व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा नहीं कि एक बार किसी को 8 साल सजा दी गई है, दोबारा नहीं दी जा सकती। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इवन किसी ने किसी का मर्डर करने का आरोप लगा और उसको सजा हो गई 15 साल की, वो 15 साल सजा भुगत किया गया, वापस आया तो देखा कि उसका मर्डर नहीं हुआ था, तो वो मर्डर कर भी देगा ना, तो भी उसको दोबारा सजा नहीं हो, क्योंकि उसके नाम की सजा ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक बार के अपराध के लिए एक ही व्यक्ति एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरा, कोई आत्मदोषारोपण, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। आप मूवी में देखते होगे ना कि किसी को मारपीट के गवाहों को बोल दिया जाता है तुम्हें गवाही देना है, लेकिन जब तक अगर वो जज के सामने बोल देते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती गवाही दिलवाई जा रही है, तो फिर उनकी जो गवाही है वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो अगर नो एक्स फैक्टो लॉ के बारे में बात की जाए तो 70 का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सी, नो लॉ कैन इम्पोज पेनाल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिमिनल एक्ट। मतलब देखिए जैसे मान चलिए कि आज चोरी आपने कर दी और चोरी की सज़ा आज 5 साल है, ठीक है ना, 5 साल है,
2 साल पहले आपने चोरी की थी तो 2 साल थी। तो अगर कोई 2 साल पहले का मामला खुलता है और आप चोर साबित होते हैं तो आपको सज़ा 2 साल की मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे पुराने कानून में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, तो क्रिमिनल लॉ में इस तरह के अमेंडमेंट नहीं हो सकते। ये बात यहाँ पे बात कर दी जाती है, एक्स फैक्टो लॉ नहीं होगा आर्टिकल 20 में। जनरली क्या होता है, जनरली कोई टैक्स वगैरह में एक्स फैक्टो लॉ सिस्टम लागू कर दिया जाता है कि पुराने कानूनों में भी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर दिया गया, लेकिन ये क्रिमिनल लॉ में ऐसा लागू नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इंडिया इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा किस मामले में आई गई है? गोपालन मामले में, मेनका गांधी मामले में, 1973 का जो केशवानंद भारती मामला था, या हादिया मामले में। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस मामले में लाई गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेनका गांधी मामला, ठीक है। मेनका गांधी मामले यह स्थापित हुआ कि कानून सिर्फ कानून के अंतर्गत नहीं बल्कि कानून उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कानून अनुचित हो, कानून न्याय संगत होना चाहिए। मतलब क्या, नेचुरल जस्टिस के जो लॉ होते हैं उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, तो ये बोला गया, ठीक है। तो जब 1978 में मामला आया, देखिए गोपालन मामला भी इसी के संबंध में, आर्टिकल 21 के संबंध में भी है। तो गोपालन मामले में क्या बोला गया था? तो गोपालन मामले में ये बोला गया था, किसी व्यक्ति की उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ बॉडी, जो बॉडी की उसकी फ्रीडम है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन इसकी लिमिटेड व्याख्या थी। वहीं आर्टिकल जब 1978 आता है, मेनका गांधी का मामला आता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये बात की जाती है कि मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण है ही, ये तो बात है ही, लेकिन किसी को गरिमापूर्ण जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। कोई आया, आप सो रहे हो, उठा के ले गया, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो ये बात भी शामिल की गई आर्टिकल 21 में। तो ये 78 मामले में हुआ। फिर बाद में एक और मामला आता है के एस पुट्टुस्वामी मामला 2017 में, इसी को लेकर आर्टिकल 21 को लेकर। तो उसमें ये बात होती है कि भाई राइट टू जो है ना आपका प्राइवेसी, इसको भी राइट दिया गया। हादिया वाला मामला 2017 में, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार हादिया जजमेंट में दिया गया। तो आपको याद रखना कि हादिया मामला 2017 किसके संबंध में था? तो हादिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको हादिया वाले मामले में दी गई, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो? सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत मामले को मौलिक अधिकार घोषित हुआ है? तो के एस पुट्टुस्वामी मामले में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है। ये बात ऑब्वियस है ना, इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में लागू किया गया? तो 21A में राइट टू एजुकेशन लागू तो किया गया, लेकिन जोड़ा कब गया ये आपको पता होना चाहिए। तो 1986 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और ये कब हुआ? 2002 में, और उसमें शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। हालांकि पहले भी DPSP में शामिल था, लेकिन बाद में 2006 का जब समय आया तो उन्होंने 2006 में हमारा जो कहते हैं ना, हमारा देश इतना बेहतर हो चुका था कि ऐसे चीज़ों को फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता था। तो बात होती है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन प्रदान करेगा? राज्य प्रदान करेगा। गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें किसी को नाम उनका लिखने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 21A में शामिल किया गया 2002 में, ठीक है। अब इसी में एक जजमेंट भी आता है, उन्नी कृष्णन मामला। उन्नी कृष्णन मामला 1993 आता है, ठीक है ना, जो बात करता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है। तो उन्नी कृष्णन मामला 1993 में आता है, ये MPPSC में पूछा गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए DPSP में बात करें तो अगर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 15 के बारे में बात करता है, निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सलाहकार बोर्ड किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता है? मतलब ये किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? तो आर्टिकल 22 में अगर आप देखोगे, आर्टिकल 22 में प्रावधान 22(1) और 22(2) के बारे में बात की गई है। बात की जाती है किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के संबंध में। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, पहला आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरा आता है प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब क्या? निवारक हिरासत, दूसरा दंडात्मक। निवारक में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर दोष साबित नहीं तो उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब किसी को लगता है कि ये व्यक्ति क्राइम कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर लिया। जैसे जब आर्टिकल 370 लागू हुआ, 370 को रिमूव किया गया, तो कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर तो उनको काउंट किया गया। प्यूनिटी मतलब कोई अपराध कर दे उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, बिना सलाहकार बोर्ड के, तो उसको कब तक जेल में रखा जाएगा? तो अगर आप बात देखो 24 घंटे तक उसको यहाँ पे रखा जाएगा। अब 24 घंटे बाद क्या होगा? अगर 3 माह तक उस व्यक्ति को यहाँ पे रखा जा सकता है। 3 माह क्या होगा? 3 माह के बाद अगर आप देखोगे तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, वो डिसाइड करेगा, वो सलाह देगा कि भाई अब इसको आगे रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है। तो ये चीज़
आर्टिकल 22 में मेंशन की गई है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे मान चलिए आपको गिरफ्तार किया गया, तो आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड रखा जा सकता है। तब हो सकता है जैसे सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो इस दिन हो सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मंडे गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने प्रस्तुत किया ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। बेगार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध है? एक्ट बेगार फोर्स लेबर किसके अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर इसका हो जाएगा बी, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 बात करता है किसकी? फोर्स लेबर को भी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोनों को रिमूव करने की बात करता है। 23 किसके बारे में? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने की बात करता है, और फोर्स लेबर की ही बात करता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये कोई निजी संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान, दोनों के खिलाफ ये राइट मिला हुआ है। ठीक है, तो मानव तस्करी नहीं किया जा सकती, इसको अपराध भी बनाया गया, 1956 का एक्ट बनाया गया और उसमें अपराध बनाया गया। बेगार होता क्या है? बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दिए काम करवाना, बिना पैसा दिए काम करवाना बेगारी कहलाता है ना। जैसे मम्मी पापा आपसे करवाते हैं ना बिना पैसा दिए काम, तो उससे बेगारी कहते हैं। ये घर वालों पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, आर्टिकल 24 बच्चों को रोजगार की न्यूनतम आयु क्या दी गई है? ये यहाँ पे आर्टिकल 24 पूछ रहा है। तो भाई आर्टिकल 24 में 12, 14, 16, 18, क्या सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। किसी भी कारखाने, खान निर्माण या रेलवे जैसी जो गतिविधियाँ हैं उनमें 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर कोई लगाता है तो ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, इसको लेके राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट 2005 भी बना बच्चों को लेके, है ना, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। 2006 में सरकार ने होटल है, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर काम करने वाले नौकर हैं, श्रमिक के रूप में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो जो होटल वगैरह में जाता है ना, 3 साल 5 साल के छोटू रहते हैं, ये इलीगल है। 14 वर्ष से कम उनके बच्चों को रोजगार देने वाले ये सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, चल रहा है हर जगह। तो 14 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। द राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? धर्म के प्रचार का अधिकार क्या शामिल करता है? मतलब क्या? एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच मिला है। ठीक है, अब उसमें आर्टिकल 25 क्या बात करता है? किसी व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, किसी व्यक्ति को धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, उसको मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लाउड स्पीकर प्रयोग कर सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर प्रयोग नहीं कर सकता, कानून की अवहेलना नहीं कर सकता, अपने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीज़ें प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। फादर स्टेनलेस मामला भी आए थे। तो धर्मांतरण, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, मूल अधिकार, किसी को लालच वगैरह देके नहीं कराया जा सकता। ठीक है ना, और कोई भी धार्मिक चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो पब्लिक ऑर्डर है, एथिकल है, हेल्थ वगैरह खिलाफ हो। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 26 प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन विच इज नॉट द कंडीशन ऑफ एन ग्रुप टू बी डिनोमिनेशन। धार्मिक संप्रदाय के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? मतलब क्या? कलेक्टिव बिलीफ कंडक्टिंग बाय स्पिरिचुअल वेल, विश्वासों का समूह होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, रिकॉग्निशन बाय द यूनाइटेड नेशन। भाई धार्मिक स्वतंत्रता के लिए यूनाइटेड नेशन की मान्यता क्यों चाहिए? विश्वासों का समूह है, संगठन है, नाम है, यही काफ़ी है ना। इट्स ऑब्वियस कि ये जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन द स्टेट यूज टैक्स मनी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन? क्या राज्य कर का उपयोग किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर सकता है? हाँ, नहीं, शुल्क के रूप में कर सकता है, केवल त्योहारों में कर सकता है। अब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या आंसर करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, नहीं, राज्य जो टैक्स का पैसा है किसी धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च नहीं कर सकता। तो ये बात ऑलरेडी आर्टिकल में मेंशन की गई है। अब भले ही किसी चीज़ को करने में कर रहे हो, लेकिन ये बात मेंशन है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 80 है। इन विच टाइप ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड? किस संस्था में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है? मतलब धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जा सकती। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ फंड, इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश अंडर द ट्रस्ट बट एडमिनिस्टर अंडर बाई द स्टेट। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है।
ठीक है। तो जो गवर्नमेंट संस्थान है, पूरी तरह सरकारी संस्थान है, पूरा पैसा सरकार दे रही है, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये बात ऑलरेडी बताई गई है फंडामेंटल राइट में, ये बात मेंशन भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो पूर्णतः सरकारी संस्थान में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है। हालांकि जो मदरसे होते हैं या अलग जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होती है, थोड़ा बहुत सरकार फंडिंग करती है, पूरी तरह से पैसा नहीं लेते हैं राशि, वहाँ पर ये शिक्षाएँ दी जाती हैं, लेकिन कम्प्लीटली अगर गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड संस्थान है तो वहाँ पर नहीं दी जा सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 81 है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड द राइट ऑफ कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर टू होम। 29 जो है लिपि संस्कृति संरक्षण के अधिकार किसे प्रदान करता है? धार्मिक अल्पसंख्यक को, भाषाई अल्पसंख्यक को, है ना, या कोई किसी व्यक्ति को, बहुसंख्यक के केवल SC/STs को, यानी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। अब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आर्टिकल 30 है किसके, सॉरी 29 किसको प्रदान करता है? अगर आप देखोगे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, किसी व्यक्ति को यह प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है कि वो क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या, वो अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, उस अपनी संस्कृति है, उसका संरक्षण कर सकते हैं। ये किसी को भी प्रदान यहाँ पे करता है। क्या अल्पसंख्यक शब्द की संविधान में कोई परिभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो। इसका कोई भी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई, ये आपको पता होनी चाहिए। नो, इट इज़ नॉट डिफाइंड। अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग हुआ आर्टिकल 29 में हुआ, आर्टिकल 13 में हुआ, 30 में हुआ। तो आर्टिकल 29, 30 क्या बात करता है? तो जो कल्चरल एजुकेशन संबंधी राइट के बारे में बात करता है आर्टिकल 29, 30। 29 बात करता है कि जो माइनॉरिटी हैं उनके हितों के संरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 30 बात करता है धार्मिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के संबंध में। धर्म के आधार पर भी शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह की माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं कर सकता, नहीं किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर आप देखोगे वाई द आर्टिकल 32 कॉल्ड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 जिसमें रिट के पावर है, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों कहा सोल? ठीक है। अब ये आपको बताना है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल जो 32 है, बिकॉज इट प्रोवाइड ए रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये क्या करता है? दवाई प्रदान करता है। कोई फंडामेंटल राइट को एम्प्लॉय नहीं कर रहा है या फंडामेंटल राइट को लागू नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 32 के माध्यम से उसे लागू किया जा सकता है। ये कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 32 प्रदान करता है। अब आर्टिकल 32 में 5 टाइप के रिटों के बारे में बात होती है। मैंडमस है, सर्टरी है, हेबस कार्पस है, क्यो वारंटो है, ठीक है, और एक और कौन सा है? प्रोहिबिशन है। ठीक है। तो ये चीज़ 5 टाइप की रिटों की बात करता है। तो अगर आप बात करेंगे किसके बारे में? हेबस कार्पस के बारे में। तो हेबस कार्पस क्या बात करता है? किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत करने का अधिकार, टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, न्यायालय उस व्यक्ति को जारी करेगा जो किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है ना, उसे न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। मनमानी अवैध गिरफ्तारी किसी की नहीं की जा सकती। फिर परमादेश में क्या बात होती है? मैंडमस में, परमादेश में ये बात करती है कि सरकारी कर्मचारी को अधिकार आदेश दिया जाता है कि भाई आप किसी अथॉरिटी में बैठे तो अपना काम करिए, उस काम को एग्जीक्यूट करिए, है ना, तो ये परमादेश होता है। फिर प्रोहिबिशन और जो सर्टरी है वो जुडिशरी के संबंध में है। जैसे मान के चलिए कोई भी नीचे का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय ऐसा जजमेंट देने वाला है जो उसके दायरे में नहीं आता, तो उसको प्रतिषेध लगाया जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है। और अगर किसी ने जजमेंट दे दिया है तो उससे पूछा जा सकता है किस तरह से आपने ये जजमेंट दे दिया, तो ये सर्टरी में आता है, ठीक है ना, उत्प्रेषण में आता है। फिर क्यो वारंटो में आता है, सर्टरी में क्या आता है कि टू बी सर्टिफाइड अगर हम बात करें, है ना, और क्यो वारंटो में आता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक, तो क्यो वारंट भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये वाला जो आर्टिकल है वो किसका संबंध है? हेबस कार्पस के संबंध में। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल आगे देखते हैं। कौन सा रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी को वह कर्तव्य करने के लिए निर्देशित करता है जिससे उसे करने में विफलता दिखाई है? तो कौन सा ऐसा रिट है? तो मैंडमस, परमादेश किसी व्यक्ति को बोलेगा भाई तुमको जो काम बोला गया है ना उसे अच्छे से करो, है ना, आप एक अधिकारी हैं और आपका एक पर्पज़ है तो उसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 86 बात करता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोहिबिशन एंड सर्टरी। प्रोहिबिशन और सर्टरी के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है 86 में। तो प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव होता है, मतलब क्या, जजमेंट देने से पहले प्रोहिबिशन का किया जाता है, रोक लगाई जाती है। सर्टरी में क्या होता है? प्रिवेंटिव होता है, क्यूरेटिव होता है, दोनों सर्टरी में यूज होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर कितने भाई क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट में? बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। अब विच रिट कैन बी शॉट बाई एन इंटरेस्टेड पर्सन और नॉट जस्ट द एग्री
पार्टी। कौन सी रिट किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, न केवल प्रभावित व्यक्ति द्वारा। तो कौन सा है, मैंडेमस है, सर्टरी है, क्यो वारंटो है, प्रोहिबिशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्यो वारंटो है। क्यो वारंटो किसी व्यक्ति के द्वारा दायर किया जा सकता है सार्वजनिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में, ठीक है। अब आर्टिकल 32 में जो राइट फंडामेंटल राइट मिले हैं हाई कोर्ट को, वही सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं। हाई कोर्ट को मिले 26 में और सुप्रीम कोर्ट को 32 में। अब अगर आप देखो कि क्या SC हैज वाइडर जुरिडिक्शन देन SC, इन रिटों में क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा क्षेत्राधिकार है। दूसरा, हाई कोर्ट कैन इशू रिट मोर फॉर लीगल वाइल सुप्रीम कोर्ट कैन फॉर फंडामेंटल राइट। अब देखिए एकदम ध्यान से पढ़ना है, हाई कोर्ट सिर्फ कानूनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट के अलावा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकता है। तीसरा, SC कैन रिफ्यूज टू इशू अ रिट बट हाई कोर्ट कैन नॉट। SC रिफ्यूज कर सकता है, रिट जारी करने से मना कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तीसरा, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल नागरिकों तक सीमित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा कहीं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, हाई कोर्ट इशू कर सकता है लीगल रिट। मतलब हाई कोर्ट की जो पावर है रिट के संबंध में बड़ी है, लीगल रिट भी कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में दोनों रिट हाई कोर्ट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के संबंध में रिट जारी कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट के संबंध में रिट जारी करने की पावर आर्टिकल 32 में कम है सुप्रीम कोर्ट के पास, वहीं हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। चलिए, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट आर्म फोर्स से, कौन से अधिकार में सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी गई है 89 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, आर्टिकल 33 में इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। डच आर्टिकल 33 अप्लाई ओनली फॉर कॉम्बैट सोल्जर, क्या 33 केवल लड़ाकू सैनिकों के लिए लागू होता है। इस पर सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, नाई रसोईया जो भी उसके अंतर्गत शामिल होते हैं लड़ाकू सैनिकों में, बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉय होते हैं, तो सभी के लिए मामला ये शामिल होता है। मार्शल लॉ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, मिलिट्री रूल, रूल ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी लॉ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिलिट्री रूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, Who has the power to make law give the certain fundamental right and prescribe punishment offense like the untouchability? कौन मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने या स्पष्टता के संबंध में दंड देने के लिए कानून बना सकते, किसके पास है, तो किसके पास है बताइए, तो ओनली पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो फंडामेंटल के संबंध में ये सारे